आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, केतन पारेख के बारे में सुना होगा और सत्यम स्कैम भी देखा होगा। आज एक मैं ऐसे आदमी के बारे में बताता हूँ जो कि इन्हीं के लेवल के स्कैम हैं और उन्होंने फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से उस अकेले आदमी के कारण पूरा बैंक ही डूब गया था। एक बैंक जो 233 साल पुराना था, उस बैंक का नाम था बेरिंग्स बैंक, जो कि अपने समय का सबसे पुराना मर्चेंट बैंक था। उस बैंक का एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था निकोलस विलियम लीसन। 1989 में निकोलस लीसन ने सेटलमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एक क्लर्क के रूप में। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने बैंक के लिए बहुत सारे कुछ ट्रेड्स लिए, जिसकी वजह से बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। 3 साल के बाद उन्हें सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां उनका काम ये देखना था कि ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं वो सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अप्रैल 1992 में सिंगापुर पहुंचने पर उनकी पोस्ट थी डेरिवेटिव ऑपरेशन मैनेजर। उन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज, जिसे साइमेक्स के नाम से जाना जाता है, उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट की। जुलाई में निकोलस ने एक एरर अकाउंट खोला जिसे नाम दिया उन्होंने 88888 यानी कि 88888। उन्होंने ये अकाउंट ये कहकर खुलवाया कि इस अकाउंट में जो नए स्टाफ है उनके जो ट्रेड्स के एरर होंगे उनकी रिपोर्ट रखी जाएगी। पर निकोलस ने उस अकाउंट से अनऑथराइज ट्रेडिंग शुरू कर दिया। 1993 में निकोलस को असिस्टेंट डायरेक्टर और जनरल मैनेजर बना दिया गया। अब उनके पास फ्रंट ऑफिस का चार्ज भी था जिसमें ट्रेडिंग होती थी, और बैक ऑफिस का चार्ज भी था जिसमें पेपर वर्क होता था। इसके कारण वो अपने लॉसेस को आराम से छुपाने लगे, और जो 88888 अकाउंट था वो उसमें अनऑथराइज्ड रूप से ट्रेडिंग करते रहे। 1994 में लीसन ने जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड में और निकेकाई 225 फ्यूचर एंड ऑप्शन में डीलिंग स्टार्ट कर दी। निकेकाई जापान का इंडेक्स है, जैसे इंडिया का निफ्टी, उसी तरह से जापान का इंडेक्स निकेकाई कहलाता है। जब एक बार इंटरनल ऑडिट हुआ तब पता लगा कि बीएफएस को निकोलस की डीलिंग और सेटलमेंट के कारण काफ़ी रिस्क उठाना पड़ रहा है। पर बैंक ने निकोलस को निकाला नहीं, उनकी पोजीशन को बरकरार रखा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सबको ये पता लग गया कि फ्रॉड हो रहा है। 1995 में एक सीनियर ऑडिटर ने बीएफएस के अकाउंट में थोड़ा सा झूलझाल देखा, उन्हें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी मिली, और तब तक साइमेक्स ने भी बेरिंग्स को अलर्ट कर दिया था कि बीएफएस की तरफ से जो निकेकाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारे वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन बैंक ने साइमेक्स को बताया, क्लैरिफिकेशन दिया कि बैंक के पास इतने एसेट्स हैं जिनकी ट्रेड हो रहे हैं, और लीसन ने ऑडिटर को कन्विंस कर लिया कि रिपोर्ट बदल दे और ट्रेड की स्टोरी को थोड़ा चेंज कर दे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई कितनी भी छुपाओ वो सामने आ ही जाती है। 23 फरवरी 1995 में एक सीनियर सेटलमेंट क्लर्क जो कि बेरिंग हेड ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने भी लीसन के अकाउंट में थोड़ा सा झोलझाल देखा, उन्हें भी डिस्क्रिपेंसी दिखी और वो लॉसेस बहुत ज़्यादा थे। जब निकोलस को पता चला कि वो पकड़ा गया है और लॉसेस कवर नहीं हो पाएंगे, तो वो उसी रात को अपनी बीवी के साथ कुआलालंपुर चले गए। लंदन बेरिंग ऑफिस को इस बात की खबर दे दी गई और तब उन्होंने अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की चेकिंग हुई। शुरुआत में बैंक को बस लगा कि लीसन बस पैसा लेकर भागा है, पर 24 फरवरी को जब बीएफएस ने 88888 अकाउंट के बारे में देखा और उसमें जो उसकी डिस्क्रिपेंसी आ रही थी उसको पता चला, तब उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो लॉस $2.2 बिलियन का था। अगर मैं आज के हिसाब से बताऊं तो वो लगभग होता है 18,000 करोड़ के करीब। बेरिंग्स के पास उतना फंड नहीं था, इसलिए उन्हें ट्रेडिंग रोकनी पड़ी, और 2 मार्च को लीसन और उनकी वाइफ को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में पकड़ा गया। उसे जर्मन कोर्ट में और सिंगापुर कोर्ट से जेल हुई। उन्हें लगभग 6.5 साल की जेल हुई और जुलाई 3, 1999 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इस के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है रॉक ट्रेडर। उसमें लीसन के बारे में पूरी स्टोरी दी गई है। आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने 88888 अकाउंट बनाया और कैसे उससे अनऑथराइज ट्रेडिंग की। तो एक आदमी के कारण पूरा बैंक बंद हो गया। तो दोस्तों, आपको ये ट्रेडिंग स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये छोटी छोटी स्टोरीज़ आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं। बाकी बुक समरीज़ की वीडियो ऐसी बनी रहेंगी।